हेलो 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 आप सभी लोगों को अविनाश मिश्रा का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है जी आप सभी लोगों का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस नई शुरुआत का नाम है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। इस सीरीज में हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहली बात किया जाए तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में हम लोग 6 क्लास से लेकर के क्लास 12th क्लास तक हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चार चीज़ों का हम लोग एनसीईआरटी जो है किताब उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। क्या क्या है इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को। तो क्या क्या होने वाला है इस सीरीज़ में, सबसे पहले जो बात होगी प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे। हर एक एनसीईआरटी का कोई भी किताब होगा 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक उसके हर एक लाइन को पढ़ा जाएगा और प्रत्येक लाइन से तरह तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। मतलब ये हुआ कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में एनसीईआरटी से ही हम लोगों एनसीईआरटी लाइंस इतना डीपली होता है कि उससे कई तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं जो एग्जामिनर करता है। तो एग्ज़ाम से पहले हम लोग क्या करेंगे कि खुद अपने आप से ही हम लोग क्वेश्चंस फ्रेम करके जाएंगे ताकि हम लोगों को एग्जामिनर का माइंडसेट पता चल सके कि वो कैसा क्वेश्चन बना सके। अगला जो पॉइंट हम लोग करने वाले हैं इसमें नए नए शब्दों को ढूंढेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, शब्द एक ऐसी चीज़ है जो आपका ज्ञान कितना है उस विषय में आपको दर्शाता है। आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप यूज करके, शब्द का वर्ड के यूज करके। और तो एनसीईआरटी में तमाम शब्द ऐसे हैं जिसका मतलब हम लोगों को पता नहीं होता है, उनका हम लोग मतलब जानने की कोशिश करेंगे। और उसका कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें कुछ बेसिक अंतर होता है, जैसे ये आकाश और आसमान है तो सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, इसका मतलब ही एक ही होता है, लेकिन क्या हाँ किस चीज़ का यूज करना है हम ये सब भी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये चीज़ करेंगे हम लोग, शब्दों पे काम करेंगे, हम लोग वर्ड्स पे काम करेंगे। एनसीईआरटी में हर एक वर्ड का मतलब जानने का कोशिश करेंगे। ये तो दो चीज़ हम लोग खुद करेंगे। जो ये है फैक्ट्स, एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं और इन दोनों चीज़ों को करने के बाद में हम लोग डीपली इसको समझेंगे, फैक्ट्स को, डायग्राम्स को डीपली समझेंगे। उसके बाद में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन बोले तो ये वाले क्वेश्चंस, ये अभ्यास प्रश्न, यहाँ पर जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ों का हम लोग आंसर लिखेंगे। उसके बाद में कॉन्सेप्ट, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉन्सेप्ट को अंदर तक जा कर के समझेंगे। यही सारी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। शुरुआत कर रहा हूँ मैं ज्योग्राफी के लेक्चर से। 6 क्लास का ये किताब है, आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी हमारा आवास, ये 6 क्लास का ज्योग्राफी का, भूगोल का हमारा पाठ्य पुस्तक है। इससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने इस नई सीरीज का, नई जर्नी का। और पहला जो चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में। और आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ कि साथ ही साथ ये सीरीज के साथ में मैं यूट्यूब पर मेरी 2 पैरेलल क्लासेस चल रही हैं, एक ज्योग्राफी की और एक इकोनॉमिक्स की। ज्योग्राफी में मैं यूनिवर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ और इकोनॉमिक्स में मैं ये इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद में फिर मैं मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ाऊँगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर ये दोनों क्लासेस चल रही हैं, डेली चल रही क्लासेस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस नई जर्नी का शुरुआत करते हैं। एक बार बोलिए एनसीईआरटी मैया की जय। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, क्या क्या करेंगे हम समझते हैं। पहला जो चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल किसको बोलते हैं, सबसे पहली बात तो सौरमंडल किसको बोलते हैं। यहाँ पर जो 2 वर्ड्स हैं, यहाँ पर सौर जो एक वर्ड है और एक मंडल वर्ड है। सौर मतलब होता है सन, सूरज, और मंडल मतलब होता है परिवार। सूरज के परिवार को, सूर्य के परिवार को हम लोग सौरमंडल के नाम से जानते हैं। और ये सौरमंडल जो है, इस परिवार में कौन कौन से सदस्य रहते हैं, एक परिवार है तो सदस्य होंगे, कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो सूर्य के परिवार में होते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये सौरमंडल के सदस्य होते हैं। तो सौरमंडल का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का परिवार। तो इस सौरमंडल में, सूर्य के परिवार में हमारी पृथ्वी के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति क्या है,
इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहली लाइन जो बोल रहा है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो सूर्यास्त वर्ड है इसका मतलब होता है सूरज ढलने के बाद, शाम का समय। तो शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद मतलब सूरज ढलने के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग भी देखे हैं, आप लोग भी देखे हैं कि सूर्य ढलने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन इज डैट, क्यों अच्छा लगता है। यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि सूर्यास्त के बाद आकाश सुंदर दिखाई क्यों देता है। इसका सटीक आंसर ये रहेगा क्योंकि सूरज ढलने के बाद आकाश में बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे नज़र आते हैं जो अनोखा दृश्य प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना अच्छा लगता है। चांद भी आकाश की खूबसूरती को बेहद खूबसूरत बनाता है। आगे चलते हैं, ये लाइन क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आसमान। सबसे पहले दो चीज़ें समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर जो आसमान वर्ड है, यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है आकाश और दूसरा वर्ड्स आता है आसमान। क्या अंतर होता है दोनों में। आकाश जो बोलते हैं ना, पूरा स्पेस, जितना भी आप देखते हैं पूरा का पूरा स्पेस जो है उसको आकाश बोलते हैं, आकाश। और आसमान किसको बोलते हैं। आसमान सिर्फ जो हम धरती से देख करके नीला नीला जो आगे ऊपर बादल वादल सब दिखाई देता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं नीला हिस्सा, सिर्फ नीला हिस्सा जिसमें बादल होते हैं, एरोप्लेन जाता है, ये चिड़िया उड़िया उड़ती है, ये सारी जो हम लोगों को खुली आंखों से दिखाई देता है उसको हम लोग आसमान बोलते हैं, स्काई। ये बेसिक अंतर होता है। पूरा स्पेस को हम लोग आकाश बोलते हैं, सिर्फ नीला जो हम लोगों को खुली आंखों से दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं आसमान। डाउट क्लियर हो गया। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत में जैसे ही सूरज ढलता है तो धीरे धीरे कुछ तारे दिखाई देते हैं, फिर आगे चलते 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 समय बीतता है, रात आता है तो बहुत सारे चमकते चमकते तारे, चांद भी नज़र आने लगता है। बात आता है ये क्यों। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो तारे हैं, तारों का अपना लाइट होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है, और ये जो तारे हैं हमारे पृथ्वी से समान दूरी पर स्थित नहीं है। कोई कहीं स्थित है तो कोई कहीं स्थित है, तो उनके हिसाब से जहाँ वो स्थित है उनके पास से हमारे अर्थ तक लाइट आने में कुछ टाइम लगता है। तो जैसे ही लाइट आता है वो चमकने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि मतलब यही बात है कि दूर हैं, समान दूरी पर स्थित नहीं है, इसलिए उनका लाइट आने में टाइम लेता है। इसलिए ही पहले कुछ दिखाई देते हैं, फिर बहुत सारे दिखाई देने लगते हैं। आगे चलते हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, नहीं गिना जा सकता है भाई तारों को, सही बात है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। क्या है मतलब, कह रहा है लाइन की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन कह रहा है कि आकाश जो है बहुत सारे चमकीली वस्तुओं से, चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। धुंधले मतलब कि पूरे के पूरे धुंधले नहीं, थोड़ा चमकीले से थोड़ा सा कम, मतलब कुछ एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है कोई चीज़ और कोई चीज़ उससे थोड़ा सा कम चमक रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर बात यही हो रही है। आगे चलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। प्रतीत मतलब अपीयरेंस, अपीयर होता है कोई चीज़, ऐसा मतलब अपीयर होता है कि जैसे आकाश में हीरे जोड़े हुए हैं, मतलब डायमंड्स ही लगे हुए हैं, चमकते रहते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर जो टिमटिमाते वर्ड है, टिमटिमाहट का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ टिमटिमाहट मतलब ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसका मतलब टिमटिमाहट। टिमटिमाहट मतलब कभी बुझना, कभी जलना, कभी बुझना, कभी जुलना, ऐसा प्रतीत होना, इसको बोलते हैं टिमटिमाहट। रुक रुक के लगातार नहीं चमकना। तो एक वर्ड आता है यहाँ पर शाइनिंग। शाइनिंग मतलब शाइनिंग भी चमकना होता है, ट्विंकल में से भी चमकना होता है। क्या अंतर है। शाइनिंग मतलब लगातार कोई चीज़ चमकती है तो उसको शाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारा धीरे रुक रुक कर, जैसे कभी बुझ रहा है कभी जल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई है तो उसको हम लोग टिमटिमाहट या ट्विंकलिंग बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार।
तो इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं, और कुछ कम चमकते हैं, यही लाइन कहना चाहता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी तारे होते हैं जो एकदम चंद्रमा तो टिमटिमाता हुआ नजर नहीं आता है, एकदम शाइनिंग देता है वो, तो सिर्फ मतलब एकदम चंद्रमा के जैसे ही शाइनिंग करते हुए नजर आते हैं कुछ तारे। पूरे के पूरे तारे नहीं, अधिकतर तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित होते हैं और उनके पास अपना लाइट होता है, तो उनका लाइट हमारे अर्थ तक आते में बहुत दूर है, उनके पास अपना लाइट है। तो बहुत दूर से कोई चीज़ को अगर जलाया जाए तो कभी लगेगा कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी जल रहा है, कभी बुझ रहा है, इसलिए ही टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ से नज़दीक होते हैं, तो चांद की तरह, चंद्रमा की तरह ही वो स्थिर नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, एकदम देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? चंद्रमा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा अलग अलग दिन में अलग अलग उसका शेप बदलता रहता है। लाइफ साइकिल ऑफ चंद्रमा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। बात आता है कि क्यों बदलता है चंद्रमा का लाइफ साइकिल, क्यों बदलता है, मतलब अपने फेज क्यों बदलते हैं, स्थितियाँ क्यों दिखाई पड़ती है? इसलिए क्योंकि मेन बात यही है ना भाई, कि वो मेन बात यह है कि ये उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि एक जो चंद्र है, ये हमारा चांद है, चांद, ये तो हमारा उपग्रह है। उपग्रह के पास अपना लाइट तो होता नहीं भाई। ये अगर ये लाइट नहीं होता है तो ये किसके लाइट से प्रकाशित होता है? सन के लाइट से प्रकाशित होता है भाई। तो सन क्या होता है कि सन जैसे ही जिस हिस्से पर पड़ेगा उतना ही न दिखाई देगा। मान लो कि इधर लाइट पड़ रहा है तो सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देगा चांद का, ये वाला तो दिखाई नहीं देगा, इधर वाला हिस्सा तो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा दिखाई देता है। तो ये जो है सिर्फ इतना दिखाई देता है। फिर आगे चल करके घूमेगा तो फिर इधर वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो ऐसे फेज बनते हैं, कुछ हिस्सा दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं अलग अलग स्थितियाँ चांद की। आगे चलते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चांद वाली रात पूर्णिमा की रात कहलाती है। पूर्णिमा मतलब फुल मून। पूरा का पूरा अगर चांद दिखाई देगा उसको हम लोग फुल मून के नाम से जानते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या हो जाती है। अमावस्या किसको बोलते हैं? एकदम अंधेरी रात। अंधेरी रात यानी कि उस रात के बाद में हम लोगों को नया मून दिखने को मिलने लगता है, इसलिए हम लोग इसको न्यू मून के नाम से जानते हैं। और पूर्णिमा फुल मून के नाम से जानते हैं। पूर्णिमा मतलब पूर्णतः अंजोरिया रात, अमावस्या मतलब पूर्णतः अंहरिया रात, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा एंड अमावस्या। अमावस्या एंड पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए क्लियर है सर। आगे चलते हैं। ऐसी रात में अक्सर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अवलोकन मतलब होता है ध्यान से किसी चीज़ को देखना, मतलब एब्जॉर्ब करना, एकदम केयरफुली होकर के, उसको अवलोकन बोलते हैं। तो अगर आकाश एकदम साफ होता है अमावस्या की रात में, तो हम लोग अमावस्या एंड पूर्णिमा की रात में एकदम आकाश साफ होता है तो किसी भी चीज़ हम लोग आकाश का अवलोकन कर सकते हैं बिना किसी रुकावट या डिस्टर्बेंस के। आगे चलते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? एकदम जनरल सी बात है। ये सारी जो चीज़ें हैं, चंद्रमा, तारे, ये सब जो है वो सूर्य के प्रकाश के, यहाँ पर सूर्य जो है उसका प्रकाश ज़्यादा होता है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो ही इन लोगों का प्रकाश एकदम दबा देता है भाई। जैसे बढ़ियार आदमी कमज़ोर आदमी को दबा देते हैं, उसी तरीके से सूर्य का प्रकाश इन सब तारों के प्रकाश को दबा देता है, चंद्रमा के प्रकाश को दबा देता है, इसलिए नहीं दिखाई देता है दिन में ये सारे, सिर्फ सूर्य दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। जो मैं बोला वही यही एनसीईआरटी में लिखा है। आगे चलते हैं। ये सब
डिस्टर्बेंस, मतलब इस समय टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, सब जहाँ दिया। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड बोलते हैं। खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडी जो आकाश में गोल गोल घूम रहे हैं उन सबको हम लोग खगोलीय पिंड, मतलब जो आकाश में है उनको हम लोग बोलते हैं खगोलीय पिंड। आकाशीय पिंड, आकाश में रहने वाले वस्तुएं उनको बोलते हैं आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड, इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज। बात करते हैं आगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा, प्रकाश तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। क्या कहने का मतलब है कि कुछ खगोलीय पिंड मतलब आकाश में रहने वाले पिंड, कुछ खगोलीय पिंड के पास में अपना होता है ऊष्मा। ऊष्मा मतलब होता है हीट। उनके पास अपना हीट होता है और उनके पास अपना लाइट होता है, मतलब हीट भी है, लाइट भी है, प्रकाश भी है और गर्मी भी है। तो ये जो होते हैं गर्म तारे होते हैं। गर्म होते हैं, कैसे होते हैं? हॉट होते हैं। और ये किससे मिलकर बनते हैं? गैसों से। बात आता है कि कौन से गैस? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बनते हैं। और इसके पास जो ऊष्मा जो होती है, हीट जो होता है, उस हीट को और लाइट को ये सिर्फ अपने पास ही नहीं रखते हैं, वो उसको उत्सर्जित भी करते हैं। ऊष्मा को और प्रकाश को उत्सर्जित मतलब रिलीज, किसी चीज़ को बाहर निकालना। तो अपने में से ये ऊष्मा और प्रकाश को बाहर निकालते हैं। और ये जो है जिस खगोलीय पिंड के बारे में बात हो रहा है उनका नाम है तारा। स्टार जो होते हैं, स्टार की प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए तो जो ये स्टार है, तारा, इनके पास में अपना क्या होता है? ये सबसे पहले गैस से मिलकर बनते हैं। कौन से गैस? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। और इनके पास अपना ऊष्मा होता है और इनके पास में अपना प्रकाश होता है जो इन दोनों को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। तो क्या यहाँ से कंसेप्ट समझ में, फैक्ट्स को समझ रहे हैं एकदम डीपली जा करके। यहाँ पर कहाँ लिखा था हाइड्रोजन हीलियम के बारे में, लेकिन डीपली जाकर समझाया ना। उसके बाद में एक एक वर्ड के बारे में मैं समझा रहा हूँ। उत्सर्जित का मतलब, खगोलीय पिंड का मतलब, अमावस्या, अवलोकन, ये सारी चीज़ें, मैं सारी बातें यहाँ पर जो लिखा हूँ मैं उन सबको फॉलो करते हुए चल रहा हूँ और पूरे सेशंस में ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये हमारा पेज एकदम सफलतापूर्वक हम लोग पढ़ लिए हैं। ये कुछ एक्टिविटी है, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, आराम से कर सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। बात आता है कि जैसे कि हमारा सूर्य जो है हमसे नज़दीक है एज कम्पेयर टू अदर्स स्टार्स, तो उनका लाइट और सूर्य का लाइट हम लोग देख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अन्य तारों को एकदम समझते हैं ये छोटे छोटे तारे हैं, छोटे छोटे तारे हैं, क्या ही होंगे। लेकिन ये छोटे छोटे तारे नहीं होते भाई, वो सूर्य या सूर्य से भी बड़े बड़े होते हैं और उनके पास भी सूर्य से भी ज़्यादा पावर होता है, ज़्यादा हीट होता है, ज़्यादा लाइट होता है, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे स्थित हैं, इसलिए हम उनको छोटे छोटे दिखते हैं। हमारा सवाल ये है, ये तो एनसीईआरटी कहती है कोई बात, जनरल सारे बच्चे बताते हैं, सारे टीचर बताते हैं, मैं ये बताता हूँ कि कुछ तारे हमसे पास होते हैं, कुछ तारे हमसे दूर क्यों होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ तारे पास होते हैं, कुछ तारे दूर होते हैं। तो देखो भाई, मैं समझाता हूँ, आराम से समझना कि स्टार्स बनते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंसेप्ट आता है, स्टार बनता है नेविहारिका या नेबुला, गैसों एवं धूल कणों का बादल होता है। गैस एवं धूल कण का बादल आपस में मिल करके निहारिका बनाता है, निहारिका या गैसों का बादल बनाता है। यही जो ब्लास्ट करता है तो तारों का निर्माण होता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो सेशंस को मेरा जो इसमें बताया हूँ मैं, इसमें क्या ही बताऊँ मैं इतना। निहारिका से बनता है स्टार। अब निहारिका क्या होता है? गैस एवं धूलकण का बादल को हम लोग निहारिका बोलते हैं। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो जाकर के मेरा सेशंस ज्वाइन करो, जियोग्राफी वाला जो यहाँ पर बताया था मैं, वो क्लासेस अटेम्प्ट करोगे तो सब कुछ समझ में आता है। निहारिका से बनते हैं स्टार। अब ये बात आता है कि निहारिका जो है सिर्फ एक जगह पर थोड़ी बनेगा, पूरे
यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर बनता है। तो जहाँ जहाँ निहारिका बन गया वहाँ वहाँ स्टार बन गया, जहाँ जहाँ निहारिका बन गया वहाँ स्टार बन गया। तो कुछ निहारिका हमसे पृथ्वी के पास में बन गए, कुछ निहारिका हमारे पृथ्वी से दूर में बन गए। तो जो पास में बन गए वहाँ पर स्टार हमारा नज़दीक हो गया, जो दूर बन गए वहाँ पर स्टार हमारा दूर बन गया। यही बात है, और क्या कॉन्सेप्ट है। इसीलिए तो कुछ तारे हमसे पास होते हैं, कुछ तारे दूर होते हैं। जाओ पूछो, कोई बता दे तो। कुछ तारे हमसे दूर होते हैं, कुछ तारे हमसे पास होते हैं, क्यों? पूछो, जाओ, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। एकदम अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। सही बात है भाई, लेकिन कोई क्वेश्चन इसमें फिल्म नहीं हो। आगे चलते हैं। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से ये पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। सप्तऋषि 7 तारों का समूह, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। सबको समझा रहा हूँ, आराम से सुनो। सबसे पहली बात, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं, मतलब कि आकाश में देखने पर, आकाश ये मान लो कि आकाश है, यहीं पर समझाया हुआ ये आकाश है। आकाश में क्या है कि कुछ स्टार्स, ये वाला स्टार, ये वाला स्टार, ये वाला स्टार, 7 गो स्टार है। 7 गो स्टार मिलकर के एक शेप बना रहा है। एक शेप बना रहा है कि नहीं भाई, देखो तो कुछ इस तरीके का एक शेप में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो शेप में एक बना लेते हैं, कुछ तारे मिलकर के कुछ शेप बना लेते हैं। वही कह रहा है, रात्रि में आसमान की तरफ देखने से कुछ तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कुछ शेप बना लेती हैं, और यही जो शेप बनाती है इसका नाम होता है नक्षत्र मंडल या तारा मंडल भी बोल सकते हैं। कोई इसमें इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो ग्रुप ऑफ द सम स्टार्स, पूरे के पूरे ग्रुप को बोलते हैं आकाशगंगा, गैलेक्सी। तारों का समूह जो होता है पूरे का पूरे, जिसका कोई शेप नहीं होता, उसको गैलेक्सी बोलते हैं। लेकिन कुछ तारों का समूह कॉन्स्टिलेशन होता है, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिया है, अर्सा मेजर या बिग बियर। ये जो एग्जांपल है अर्सा मेजर, इसी में से एक जो है सप्तऋषि, अर्सा मेजर का ही पार्ट है एक सप्तऋषि। 7 ऋषियों का समूह होता है और ये हम लोग पढ़ते हैं। तो 7 ऋषि यही है सप्तऋषि। सप्तऋषि में 2 चीज़ें होती है, देखिए पहले सप्तऋषि से सबसे ये जो ऊपर है ना, ध्रुव तारा के नाम से लिखा है, ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, हमेशा उत्तर दिशा में। तो प्राचीन काल में क्या होता था, तो जो कंपास उपपास नहीं बनता था, मैप वैप नहीं था कुछ, तो डायरेक्शन पता करने के लिए इसी ध्रुव तारे का लोग रात में यूज करते थे। इसको खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। ये नॉर्थ पोल पे हमेशा दिखाई देता है, नॉर्थ पोल पे हमेशा दिखाई देता है सालों भर। तो इसको थोड़ा ढूंढने के लिए सप्तऋषि का यूज किया जाता है। सप्तऋषि में ये जो तारे दिखाई दे रहे हैं 2, इनको संकेतक तारा बोलते हैं। संकेतक तारा क्यों? कि इनको पकड़ करके ये बोलते हैं, हम लोगों से ये कहते हैं कि हमको पकड़ो, हमारे साथ आओ, मेरा हाथ पकड़ो, और मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुमको ध्रुव तारा दिखाऊंगा, मेरे साथ आओ, मैं तुमको ध्रुव तारा दिखाऊंगा। इसीलिए बोलते हैं कि संकेत देते हैं, इसलिए इनको संकेतक तारा कहते हैं। तो ये बात हो गई आप लोगों की अर्सा मेजर और सप्तऋषि के बारे में। आगे चलते हैं। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपके आसमान में अधिक तारों, छोड़ो ये हटाओ। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बता दिया मैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। बता दिया मैं कॉन्सेप्ट पूरा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है सालों भर। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। सब कुछ बता दिया। चित्र 1.1 ये पूरा पढ़ा दिया। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारा बता दिया, तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है, मतलब इंडेक्स करता है आगे। बस सब कुछ समझा दी हूँ भाई, जो यहाँ पर बहुत सब कुछ पैराग्राफ यहाँ पर समझा दी हूँ। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। तारों में क्या होता है? अपना प्रकाश एवं उष्मा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें कोई अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सही बात है। वे अगर लाइट नहीं होता तो कैसे वो प्रकाशित होते हैं? तो तारों के प्रकाश से, रिफ्लेक्शन की वजह से वो प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स।
ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ये जो प्लेनेट है ये ग्रीक भाषा के प्लेनटाई शब्द से आया है, प्लेनटाई शब्द से आया है। और इस प्लेनटाई का मतलब होता है परिभ्रमक, परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। बात आता है ये जो प्लेनेट वर्ड है, ये जो प्लेनेट वर्ड है इंग्लिश के, ये इंग्लिश भाषा का एक शब्द है। और ये जो इंग्लिश भाषा का शब्द है ये प्लेनटाई से आया है। कहाँ से आया है? प्लेनटाई से। ये प्लेनटाई क्या है? एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये प्लेनटाई। और इस प्लेनटाई का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला, घूमने वाला। या फिर इसी को हम लोग परिभ्रमक बोलते हैं, परिभ्रमक, भ्रमक। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो ग्रह होते हैं घूमते हैं चारों तरफ, तो बात आता है कि किसके तरफ, किसके चारों तरफ घूमते हैं? तो ये सन, ये सेंटर में सन होता है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं? प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बात को मैं समझा चुका हूँ। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य क्या है? सबसे हमारा नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। हमारा बात करते हैं थोड़ा सा। सबसे हमारा ये जो अर्थ है, अर्थ से नज़दीकी तारा सूर्य, सूर्य से अब अगला जो नज़दीकी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूसरा सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका डिस्टेंस कितना है? तो 4.24 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर में कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है डिस्टेंस। ये सब कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान जाइए कि प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे मतलब सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार होता है फ्रॉम द अर्थ। कुछ रोचक तत्वों में आते हैं भाई। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस मतलब होता है अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले किसको बोलते हैं? प्लेनेटरी रिंग ड्यू टू ग्रेविटी। बात करते हैं छल्ले के बारे में। ये जो है मान लो कि एक प्लेनेट हो गया, इस प्लेनेट के चारों तरफ एक छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले मतलब रिंग पाया जाता है। और इस रिंग के वजह से कौन कौन से ग्रह में पाए जाते हैं? तो एक बृहस्पति में, एक शनि में, एक यूरेनस में, 3 ग्रह में पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टियां बनती हैं। समझा चुका हूँ मैं। पृथ्वी इससे इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। छल्ला की कहानी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किससे बनते हैं? असंख्य छोटे छोटे पिंडों की से बनी एक पट्टियाँ होती है, एक रिंग होता है, एक वलय होता है। बात करते हैं कौन कौन से प्लेनेट होते हैं जिनके पास में छल्ले पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा शनि के पास में पाया जाता है, उसके बाद में बृहस्पति के बाद में, उसके बाद में यूरेनस के पास में। आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा इधर मैप, ये डायग्राम के बारे में। सूर्य हो गया, सूर्य से के बाद में डिस्टेंस के अनुसार सबसे नज़दीकी तारा हमारा बुध, सबसे नज़दीकी तारा बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में यूरेनस, सबसे लास्ट में सबसे दूर कौन पाया जाता है? नेपच्यून या वरुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वरुण बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? अरुण बोलते हैं। हिंदी में अरुण बोलते हैं। यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। कौन कौन से प्लेनेट हैं जिनके पास में छल्ले पाए? देखो भाई ये छल्ला दिखाया गया है, रिंग दिखाया गया है, शनि के चारों तरफ छल्ले। उसके बाद में यूरेनस में भी छल्ले पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक और बात बताया था, बृहस्पति में भी छल्ले पाए जाते हैं। 3 ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं। बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। तो देखो मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच में, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि किन किन ग्रहों के कक्षा के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर देखो इधर ये जो पोर्शन बनाया गया है, इसमें कुछ बताया गया है कि इनका परिभ्रमण काल क्या होता है, घूर्णन काल क्या होता है। तो आप सब ये सब थोड़ा अपने आप से देख लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में।
देखो, जो मैं बोला था वही बात है इधर। क्या आप जानते हैं, मैं पौराणिक रोमन कहानियों में, रोमन कहानियाँ, रोम इटली का राजधानी रोम है, वहाँ की बारे में बात कर रहे हैं। रोमन कहानियों में ये जो सोल वर्ड है, सोलर सोलर होता है ना, यहाँ जो सोल वर्ड है, ये सोलर, सोलर में का सोल, इस सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल मतलब होता है सूर्य। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ चैप्टर स्टार्ट करने। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक से छोटा था। आ जाओ इधर। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। उपग्रह किसको बोलते हैं? बात करते हैं उपग्रह के बारे में। तो अर्थ सॉरी सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले को ग्रह बोलते हैं, और ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले को हम लोग उपग्रह बोलते हैं। ये हमारे पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब पृथ्वी के साथ साथ चलने वाला, तथा इसके चारों ओर का चक्कर लगाता है। बता दिया। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। चंद्रमा मतलब होता है, चंद्रमा अगर बोला जाए ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, तो सिर्फ चांद जो दिखाई देता है वही नहीं। चांद मतलब चंद्रमा मीन्स ग्रह, उपग्रह को भी बोलते हैं हम लोग चंद्रमा। तो कुछ हमारे 8 ग्रह होते हैं टोटल भाई, और यहीं पर वो बोल रहा है कि सूर्य अगर पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह, मतलब कुल मिलाकर पृथ्वी और 7 अन्य 8 ग्रह, टोटल कितने ग्रह? 8 ग्रह। तो ये जो 8 ग्रह हैं उनके पास में भी अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, और सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं, और उनके पास में भी अपना चंद्रमा होता है, लेकिन सबके पास में नहीं होता है। जैसे कि बुध के पास में कोई चंद्रमा नहीं होता है, कोई उसका उपग्रह नहीं होता है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड को बोलते हैं, एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। पहले ही बता चुका हूँ बात को। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य, शुरुआत में ही बता चुका हूँ मैं। सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य एक तारा है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं बहुत ज़्यादा बड़ा है, एवं गर्म गैसों से बना है। कौन कौन से गर्म गैसों से बना है? कौन कौन से गैस? हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका खिंचाव बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। मतलब सौर मंडल को कौन बांध के रखता है? सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बता दिया कि सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से ही सारे ग्रहों के पास में जाता है प्रकाश और ऊष्मा, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। ऐसा नहीं है कि सबसे नज़दीक है तो इसका मतलब हमारे आस पड़ोस में ही रहता है। नहीं भाई, पास में रहता है, नहीं रहता। पास मतलब सबसे नज़दीक ही है, फिर भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। पास रहे फिर भी बहुत ज़्यादा रह गई दूरियाँ, वही बात है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिया है। पृथ्वी से हमारा जो सूर्य दूर है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये बात आप लोग याद रखें, भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर फैक्ट्स क्या याद रखना है? 15 किलोमीटर क्या है? कुछ नहीं। ग्रह के बारे में बात करें तो हमारे 8 ग्रह हैं टोटल। सूर्य से दूरी के अनुसार बता दिया मैं नाम इनका, एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे नज़दीकी तारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस को बोलते हैं अरुण, और ये सबसे लास्ट वाला वरुण। आगे चलना, ये हटाओ, ये सब कुछ यहाँ पर इतना दिमाग तेज होना चाहिए कि याद हो जाए। ये ट्रिक रूक का कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। देखो, ये जो पृथ्वी बुध है अपने में घूम रहा है, अपने कक्षा में घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी और के कक्षा में चला जाएगा। अगर किसी और के कक्षा में चला जाएगा तो इसको ग्रह को इस ग्रह से निकाल दिया। प्लूटो भी अरुण के कक्षा में चला जाता था। ये अरुण है ना, इसके कक्षा में चला जाता था, तो घूमते घूमते भुला करके अरुण के घर में घुस जाता था। तो उसको फिर ग्रह के कैटेगरी से निकाला गया था 2006 ईस्वी में। तो अपने अपने अलग अलग अपने कक्षा में निश्चित कक्षा में अपने अपने घूमते रहते हैं सारे के सारे ग्रह। ये बात हो गई। अब बता दिए कक्षा कहलाते हैं, दीर्घवृत्ताकार होते हैं। कक्षा जो होता है कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है।
बुध सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, सबसे चिल्लाता चिल्लाता गला थक गया है ये बताते बताते। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन में एक चक्कर मार देता है पूरा एकदम, एक बार घूम जाता है सूर्य के चारों तरफ। कितने दिनों में? 88 दिनों में। ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है कि बुध सूर्य का चक्कर कितने दिनों में मतलब पूरा करता है, तो पूरा करता है आप लोगों के 88 दिन में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार शेप और आकृति मतलब साइज लगभग पृथ्वी के समान होता है, मतलब शेप साइज दोनों पृथ्वी जैसा ही होता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन मतलब हमारी मौसी किसको बोलते हैं? शुक्र को। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, अभी तक मतलब 2006 से पहले, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान मतलब IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक में ये बैठक कहाँ हुई थी? प्राग में। प्राग कहाँ है? प्राग चेक गणराज्य की राजधानी होती है प्राग। चेक गणराज्य की कहानी ये हटाओ, ये गलत बात है। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ हुई थी, कहाँ है? तो ये प्राग में IAU का एक बैठक बैठा 2006 ईस्वी में, जिनमें निर्णय लिया जाना था कि तारों का मतलब कि प्लूटो के क्या किया जाए। प्लूटो अन्य ग्रह अरुण के कक्षाओं में आ जा रहा है तो इसको रखा जाए कि बाहर, तो इसको लात मार के बाहर निकाल दिया गया था कि कुछ समय खोजे गए अन्य खगोल पिंडों जैसे ये सारे जो चीज प्लूटो को बौने ग्रह का नाम दे करके बाहर, मतलब थोड़ा सा इज्जत दे करके ड्वार्फ प्लेनेट कह करके इसको बाहर निकाल दिया गया। ये था 2006 की कहानी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। शब्द की उत्पत्ति में क्या बताना चाह रहे हैं? कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है कैसे आया है। तो ज्योग्राफी में जो जी वर्ड है, जी इसका अर्थ होता है पृथ्वी, एवं ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। तो पृथ्वी का बारे में पढ़ना लिखना इस सब को बोलते हैं हम लोग जियोग्राफी। ये सब छोड़ो हटाओ। खगोल शास्त्री जो मतलब खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं उसको खगोल शास्त्री बोलते हैं। और हमारे खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट सर। आर्यभट्ट, रिस्पेक्टेड आर्यभट्ट सर, सबसे प्रख्यात हमारे इंडियन खगोल शास्त्री। आगे चलते हैं भाई, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं इधर। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, सबसे पहला ग्रह बुध, उसके बाद में शुक्र और तीसरा पृथ्वी। आकार में यह 5वां नंबर पर है, सबसे बड़ा बृहस्पति होता है और ये 5वें नंबर पर होता है सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हो जाती है। ध्रुवों के पास कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एक पृथ्वी बनाऊँ तो पृथ्वी जो है ये 2 ध्रुव में बढ़ती है। एक उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये ध्रुव पे जा करके यहाँ पर जा करके थोड़ा सा चपटा हो जाता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है इसका चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। छोड़ो हटाओ, इसको क्या बोलते हैं पृथ्वी के? यहाँ पर भू आप बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल मतलब कि फेवरेबल कंडीशंस, मतलब जिसमें जिया जा सकता है, परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, इसलिए गोल्डीलॉक्स जोन का हिस्सा है पृथ्वी। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है अगर जानना चाहते हो तो हमारा लेक्चर देखो। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंड, मतलब कि यहाँ पर अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल टेम्परेचर है यहाँ पर जीने के लिए। यहाँ पानी है, हवा है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है बात। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। गोल्डीलॉक्स जोन का हिस्सा है। अगर पढ़ना चाहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन तो आप जाकर के गोल्डीलॉक्स जोन बता देता हूँ। गोल्डीलॉक्स जोन वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर जीवन की संभावनाएं होती हैं, उसको गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है। समंदर का पानी है ब्लू क्योंकि इसकी 2/3 मतलब 2/3 पूरे अर्थ के सरफेस का 2/3 जो हिस्सा है वो पृथ्वी पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये नीला दिखाई देता है बाहर से देखने पर। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी के पास एक केवल मात्र उपग्रह है, सिर्फ हमारे पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो चंद्रमा।
इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास मतलब डायमीटर, उस 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, मतलब पास में ही होता है चंद्रमा, इसलिए इतना किलोमीटर फैक्ट्स में याद रखना चाहिए। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। छोटा हटाओ ये सब। इधर देखो, पृथ्वी लाइट का स्पीड दिया है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है लाइट का स्पीड। मीटर पर सेकेंड में ये होता है 3 × 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है हमारा लाइट का स्पीड इन किलोमीटर, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में। यही बात पूरा बोल रहा है। फिर भी सूर्य का प्रकाश अर्थ तक आने में 8 मिनट का समय लग ही जाता है भाई। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा इधर के बारे में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? नहीं गया है, कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं गया है। क्या गया है? तो चंद्रयान गया है, चंद्रयान 1 गया है 2008 में, जो पानी की उपस्थिति को खोजने के लिए मतलब खोजने गया था। उसके बाद में चंद्रयान 2 गया था 2019 में, जो क्रैश हो गया, ख़त्म हो गया। चंद्रयान 3 गया था 2023 में, जो नॉर्थ पोल पर यहाँ पर लैंडिंग हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग, और ये आज भी घूम रहा है। कुछ बातें करते हैं, जैसे कि हम लोग जो रॉकेट भेजते हैं तो जो मून के सरफेस पे जाकर के सरफेस पे जो उतरेगा उसको हम लोग लैंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह पर उतरने वाला लैंडर। क्या बोलते हैं उसको? लैंडर बोलते हैं। और उस सतह पर चलने वाला एक बार तो उतर जाएगा, उतरने के बाद में वो जो खाली जो चीज़ बचेगा उसको फेंक देगा बाहर, निकल अर्थ पर गिर जाएगा। उसके बाद में लैंड रोवर जो है, लैंडर जो मतलब उतरने वाला सरफेस पे, रोवर मतलब इस सरफेस पर घूमने वाला, और ऑर्बिटर मतलब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला। इसके चारों ओर घूमने वाले को बोलते हैं हम लोग ऑर्बिटर। तो लैंडर किसको बोलते हैं, रोवर किसको बोलते हैं, ऑर्बिटर किसको बोलते हैं? क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। चंद्रयान 2 3 में ये जो विक्रम था, ये विक्रम जो था ये लैंडर था, मतलब उतरने वाला, विक्रम उसका नाम था। और प्रज्ञान जो था रोवर था, मतलब सतह पर घूमने वाला। ये बातें थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए बातें हैं। उपग्रह के बारे में सब कुछ बता दिए। उपग्रह 2 तरीके के होते हैं, मानव निर्मित और एक कौन से, एक प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं हम लोग। जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में बात कर लिए। और मानव निर्मित उपग्रह सैटेलाइट्स हम लोग बना करके भेजते हैं अंतरिक्ष में, जिससे हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, फोन सिग्नल, टीवी वीवी सब देखते हैं। मौसम का बारे में हम लोग बातें करते हैं, देखते हैं उसके बारे में। तो वो सारे हमारे मानव निर्मित उपग्रह के वजह से ही हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रॉकेट का प्रक्षेपण मतलब रॉकेट को उड़ाया जाना स्टार्टिंग फेज में। फिर रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, मतलब कि सैटेलाइट ही ऊपर जाएगा। रॉकेट क्या होता है? सैटेलाइट को लेकर के जाने वाले को बोलते हैं रॉकेट। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट मतलब बाहर फिर नीचे गिर जाना, उसके बाद में सैटेलाइट का अपने उपग्रह की कक्षा में प्रवेश करना। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। 27 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। लगभग इतने ही समय में यह अपनी अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। मतलब ऐसे घूम जाएगा, मतलब अब चंद्रमा है, ये पेन मेरा जो है चंद्रमा है, एक चक्कर घूम जाता है अपने अक्ष पर 27 दिनों में। और ये पूरे के पूरे इतने हिस्से को पृथ्वी को एक चक्कर मारता है 27 दिनों में। मतलब 27 दिनों में घूर्णन भी करता है, परिक्रमण भी करता है, बात खत्म। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा मतलब फुल नाइट, मतलब कि फुल मून, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, एकदम दिखाई देता है। चांद पे जो धब्बे दिखाई देते हैं वो यही पर्वत पठार मैदान गड्ढे उड्ढे होते हैं, वहीं दिखाई देते हैं, जो पूर्णिमा की रात को देखा जा सकता है। बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, मतलब इनके अलावा असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं।
असंख्य मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी होते हैं इन सब के अलावा जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उनको सूर्य ग्रह बोलते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, बताया मैं यहीं पे। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाई जाती है, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ। बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाई जाती है, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। अपना ही भाई है भाई, लेकिन थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा करके हम लोगों से बाहर चला गया है। उल्का पिंड के बारे में बात करते हैं। उल्का पिंड के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ाया मैं अपने लेक्चर में, आप जा करके देख सकते हैं लेक्चर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों का एक छोटे छोटे टुकड़ों का उल्का पिंड बोलते हैं। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड बोलते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, मतलब नियत होता है कि भाई मैं गिर जाऊंगा, लेकिन यह इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ हमारे अर्थ के ऊपर जो होता है लेयर्स होता है एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल, तो वायुमंडल में आएगा तो घर्षण हुआ, हवा के साथ टकराएगा, वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जलने लगते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरीके से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं और झील का निर्माण होता है। बात क्लियर हो गया? क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? बिल्कुल देखे हैं। यह लाखों तारों का समूह होता है, लाखों तारों का समूह होता है, इसको बोलते हैं आकाश गंगा। वहाँ पर मैं बताया था नक्षत्र मंडल या तारा मंडल, कुछ तारों का समूह जिसका एक फिक्स शेप होता है उसको हम लोग नक्षत्र मंडल बोलते हैं, लेकिन लाखों तारों का समूह आकाश गंगा होता है। मिल्की वे, हमारा जो आकाश गंगा है क्या है? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। सौरमंडल जो है आकाश गंगा के मतलब आकाश गंगा पापा है तो सौरमंडल बेटा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। गंगा, गंगा मतलब नदी। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आकाश गंगा मिलकर के क्या बनाएंगी? ब्रह्मांड। सौरमंडल मिलकर के क्या बनाई है? आकाश गंगाएं। आकाश गंगाएं मिलकर के क्या बनाई हैं? ब्रह्मांड बनाई हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, बहुत ज़्यादा विशाल होता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड के बारे में मैं बहुत सारी बातें किया हूँ अपने लेक्चर में, आप जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? हम पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस अरे भाई पहले ही मैं बता दिया कि सौरमंडल आकाशगंगा ये सब बनता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं। आकाश अभ्यास का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। बिल्कुल संक्षेप में दिया जाएगा। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह के पास में अपना लाइट और उष्मा नहीं होता है, तारे के पास में अपना लाइट और उष्मा होता है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सौरमंडल से क्या समझते हैं? सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं जिसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह होते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तीसरा क्वेश्चन, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो गया। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास में बोलो बोलो बोलो, आप लोग बोलो इसके आंसर। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि ये एक ही भाग इस 27 दिनों में पूरा करता है, इसलिए ये एक ही भाग सूर्य के लाइट के क्षेत्र में रहता है, इसलिए हम एक ही भाग। ब्रह्मांड क्या है? असंख्य छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर एकदम वास्ट इम्पटी स्पेस, बहुत ज़्यादा, जिसको हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, जिसका हम लोग कोई शेप नहीं निश्चित कर सकते, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। सही उत्तर पे टिक लगाएं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? भाई शुक्र को, मौसी के नाम से शुक्र। सूर्य से तीसरे सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी। आगे चलते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर गए? ये कौन सा क्वेश्चन है जी? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? एकदम उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? वाह, ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा था, ये आ गया। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। आगे चलते हैं। डैश
का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा कहते हैं। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। चंद्रमा या सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब है। चंद्रमा लिखो यार। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब है। डैश सूर्य से तीसरे सबसे नज़दीकी ग्रह हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न। ये है एक्टिविटी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ तक होता है हमारा चैप्टर। टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। इसमें हम लोग पढ़े हैं सौरमंडल के बारे में बहुत सारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो देखो भाई, जो मैं यहाँ पर बात बोला था कि हर एक लाइन को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, किए हैं हम, एकदम किए हैं सर। उसके बाद में नए नए शब्दों को ढूंढे हैं और उसका मतलब जानकारी लिए हैं। बहुत सारे वर्ड हम लोग देखे हैं और उसका मतलब पता किए हैं सर, एकदम बिल्कुल अपने वादे से मुकरे नहीं है। तीसरा, फैक्ट्स देखे हैं, डायग्राम देखे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन किए, सब किए हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट को अंदर तक जा करके समझे हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोग 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम लोग पहला चैप्टर को खत्म किए हैं विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस आल्सो। ओके, तो ये था लेक्चर। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्लियर हो गया सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।